नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। फिलहाल हम एक बहुत ही खास ड्राइव पर पहुंचे हुए हैं, कन्याकुमारी, और इसके बारे में हम आपसे आगे जिक्र करें। लेकिन इस एपिसोड में क्या है खास, वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। एक तो हम चलाएंगे कीवे की 60s, एक रेट्रो बाइक जिसकी ताकत काफी ज्यादा है उस हिसाब से, और उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सरप्राइजिंग है। उसका टेस्ट राइड रिव्यू, मारुति की अर्टिगा में क्या सब चेंजेस हुए हैं वो भी आपको बताएंगे, और साथ में जवाब देंगे आपके सवालों का। इनकेस आप ये जानना चाह रहे थे कि होंडा का जो ADAS सिस्टम है वो रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे काम करता है, कहीं आपकी ड्राइविंग में वो डिस्टर्बेंस तो नहीं करता है, ये भी आज के एपिसोड में। प्रोडक्ट्स जब प्रैक्टिकल होते हैं तो आरामदेह होते हैं, इमोशनल होते हैं तो फिर मज़ेदार होते हैं। और ये जो स्कूटर है कीवे 60 300i, इसने मुझे एक काफ़ी रेट्रो वाली फील, इमोशनल अपील मुझे करती ये सवारी दिखी है। क्यों? क्योंकि इसने मुझे दो स्कूटर्स की याद दिलाई। विजय सुपर, जो मेरे बचपन का एक स्कूटर हुआ करता था, बजाज चेतक, फिर से वो बचपन का ही एक्सपीरियंस, या जब शुरू राइडिंग हमने की थी उस वक्त का एक्सपीरियंस। फिलहाल इसके इस हेडलैम्प की बात करूँ, जो सबसे शायद चेहरे के हिसाब से सबसे प्रोमिनेंट एलिमेंट है। वैसे आपको रेट्रो सा डिज़ाइन दिख रहा होगा। इसे मैं जब ऑन करता हूँ तब आप देखेंगे कि ये जो एक्स टाइप का जो शेप बनता है TVS की थोड़ी याद आती है, लेकिन ये ज़रूर बताता कि हाँ, ये काफ़ी मॉडर्न ये सवारी है, और ये लाइट का जो एलिमेंट है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट इसे लुक ज़रूर देता है। जो मटेरियल है वो आपको ठीक ठाक सॉलिड सा ही लगेगा, और ये एलिमेंट आई एम नॉट टू श्योर ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, बट समहाउ थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, रेट्रो फील को थोड़ा सा हल्का करता नज़र आ रहा है। और जो सीट है वो भी, जैसे हमने कहा कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ हल्का सा आपको कॉन्टोर नज़र आएगा। तो फुल साइज जो फुल फेस हेलमेट होता है वो तो इसमें नहीं फिट हुआ, लेकिन आई गेस स्कूटर्स के साथ आमतौर पर जो ओपन फेस वाला हेलमेट होता है वो आपको इसमें अटता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इसी की से आप एक और चीज़ खोल सकते हैं, और वो थोड़ी सी आपको अलग सी नज़र आएगी, और वो है जब आप इस की को राइट घुमाते हैं तो नीचे आपको ये फ्लैप खुलता हुआ नज़र आता है, जहाँ से आप फ्यूल भरवा सकते हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं, और ये जो हिस्सा है समहाउ ये इस बाकी जो खूबसूरती है उसके साथ मैच करता हुआ मुझे उतना नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर एक एलिमेंट मुझे वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, जहाँ पर डिज़ाइन तो रेट्रो वाला है, लेकिन इसमें LED पैनल आपको देखने को मिल रहा है, LED लाइट्स, और वो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। जो इसके टेल लैम्प का डिज़ाइन है, आई रियली लाइक इट। अब बात करते हैं इस कीवे 60 300i के उस एस्पेक्ट के बारे में जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिक्सअप नहीं है, और वो है इसकी राइड क्वालिटी। वहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे मज़ेदार स्कूटर्स में से एक मुझे ये लगी है। और अगेन मैंने एक ही दिन चलाया है, और उसके हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 महीने के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, लेकिन राइट नाउ व्हाट आई कैन टेल यू इज कि जो इसकी राइड है और हैंडलिंग है, जो इंजन परफॉर्मेंस है, तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी सुपर डुपर लगा है, काफ़ी एक्साइटिंग लगा है। 6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, वहाँ पर मैं इसकी रिलायबिलिटी और एंड्योरेंस के बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत ही छोटे वक्त के लिए मैंने इसे राइड किया है। लेकिन जितनी देर मैंने राइड किया है वहाँ पर इसके इंजन का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव आपको नहीं लगेगा, सिटी ट्रैफिक के लिए बहुत ही शांत आपको ये परफॉर्मेंस लगेगा। इनफ है पावर, आई मीन वहाँ पे आपको पावर की कमी नहीं लगेगी, लेकिन एक वो छुपे हुए एजेंट की तरह, स्लीपर सेल की तरह, जो ये प्रोडक्ट अचानक से जब आप RPM ऊपर लेके जाते हैं तब जब ये स्पीड पकड़ती है, और मेरे 100 kg के आसपास का वजन लेके भी ये 100 का स्पीड टच करने में वक्त नहीं लगा रहा था स्कूटर, और ये बहुत ही इंप्रेसिव मुझे लगा। शुरुआत में थोड़ा सा मेलो, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ सर्रार। सो इसका इंजन जो है
वो तेज़ रफ्तार के लिए तैयार मुझे महसूस होता है, क्योंकि जब मैं आइडल कर रहा था, ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था, तो वहाँ पे जो इसकी रम्बलिंग थी थोड़ी ज़्यादा थी, इट वॉज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। लेकिन जब आप इसे एक्सीलेट करते हैं, जिस तरीके से भागती है, वहाँ पे मुझे ये बहुत ही एक्साइटिंग सवारी लगी, मज़ा आ गया। और उसी वजह से मुझे चेतक की याद आई थी। पावर भले ही उसकी कम थी, लेकिन उसमें एक वल्नरेबिलिटी के साथ एक एक्साइटमेंट मुझे ज़्यादा मिलता था बजाज सुपर के मुकाबले। और ऐसा ही कुछ एक्साइटमेंट मुझे इसमें मिला, जहाँ पर एक स्कूटर है, छोटे पहिए हैं, बनावट इसकी वैसी नहीं है जैसे मोटरसाइकिल्स होते हैं, लेकिन बावजूद इसके 100 का स्पीड टच करने में इसने वक्त नहीं लगाया और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये आगे जाती नज़र आ रही है। जी हाँ, हैंडलिंग के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल चिपक के जा रही थी ये, और वहाँ पे मेरा वज़न हो, तेज़ हवा हो, इन सब से इस स्कूटर को दिक्कत नहीं हुई। तो हैंडलिंग के मामले में मुझे काफ़ी पसंद आई। सस्पेंशन अगेन रिजिड थोड़ा सा ज़्यादा है। आम कम्यूटिंग में अगर आप इसे इस्तेमाल करें, वहाँ पर सस्पेंशन थोड़ा सा और सॉफ्ट आप शायद एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आई गेस जो राइड क्वालिटी थी उस हिसाब से मैं शिकायत शायद नहीं करूँगा। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा ज़्यादा रिजिड ज़रूर महसूस हुआ था। आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल है नोएडा की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और बिंदु विश्राम करती है, आपको अगर कूल लुकिंग, रेट्रो लुकिंग, तेज तरह स्कूटर चाहिए, आप स्टेटमेंट एक अलग तरह का देना चाहते हैं जहाँ पर लोगों को पता ना चले लेकिन अचानक से आप तेज तरार तरीके से भाग जाएं, तो फिर ये स्कूटर आपके लिए होगा। हाँ, मैसेजिंग थोड़ी सी मिक्स्ड अप है, डिज़ाइन एलिमेंट्स थोड़े से मिलते जुलते हैं, बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिलुएट, ओवरऑल शेप, ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी कूल, काफ़ी रेट्रो लगता है। परफॉर्मेंस इसका काफ़ी मज़ेदार लगता है। हाँ, सिटी राइडिंग, ग्रोसरीज लाने के लिए ऐसा वाला जो स्कूटर आप चाहते हैं, शायद वहाँ पर आपको मज़ेदार नहीं लगे, लेकिन अगर आप तेज़ तर्रार सवारी पसंद करते हैं तो ये सवारी आपके लिए हो सकती है। लेकिन वहाँ पे पेंच फंस रहा है इसकी कीमत को लेकर, और ये प्राइस मुझे थोड़ी ज़्यादा एक स्कूटर के लिए अभी भी लग रही है। भले ही कूल है, भले ही चलाने में मज़ेदार है और एक्साइटिंग, और जैसे मैंने कहा इमोशनल प्रोडक्ट है। वेलकम टू दिस फॉलो अप रिव्यू ऑफ होंडा सिटी हाइब्रिड, जहाँ पे हम इस कार का रिव्यू तो आपको पहले दिखा चुके हैं। फॉलो अप रिव्यू आमतौर पर हम नहीं करते हैं, और वजह ये है कि सिटी हाइब्रिड को आपको याद होगा, रिव्यू अगर आपने देखा हो, कि हमने बैंगलोर की सड़कों के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर काफ़ी इसे भगाया था, और उस रिव्यू में मोस्टली हमने फोकस किया था इस के ड्राइविंग डायनामिक्स और हाइब्रिड के ऊपर। ओनली बिकॉज ये नई गाड़ी है, उस वक्त हमें इसकी कीमत का भी पता नहीं था। लेकिन एक और फीचर था जिसे हमने टेस्ट तो किया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल से उसके बारे में बात किया जाए। वाई? बिकॉज जिसने भी रिव्यू देखा और जिन भी दोस्तों से बात हुई, उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर था कि जो इसकी एडास फंक्शनिंग है वो डे टू डे ड्राइविंग में कितनी मददगार है, कहीं ज़्यादा इंट्रूसिव तो नहीं है। तो दोस्तों, स्टोरी को रखेंगे छोटी, क्रिस्प, और बताएंगे केवल एडास के उन फंक्शंस के बारे में कैसे काम करते हैं, इनकेस आपको याद ना हो, और जो डे टू डे हमारी ड्राइविंग है उसमें वो ज़्यादा इंट्रूसिव तो नहीं है। तो इसी वजह से मैंने पीक आवर ट्रैफिक चुना, जहाँ पर गाड़ियों की भरमार होती है, लोगों को ऑफिस वगैरह जाने की जल्दी होती है, और इस चक्कर में कई बार ड्राइविंग के जो बेसिक डिसिप्लिन एटिकेट्स हैं वो चले जाते हैं सड़क में टायर के नीचे। तो वो सब ध्यान में रखते हुए इसकी ड्राइविंग रियल लाइफ में कैसी है वो हम बाद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल एक क्लोज सड़क के ऊपर मैं आया हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो लेन कीप असिस्ट है और रोड डिपार्चर जो वार्निंग है वो किस तरह से काम करता है, कितना अलग है। गाइस, पहले तो दो जो बेसिक फीचर हैं उसके बारे में आपको बता दें। ये आवाज़ सुन ही चुके होंगे आप, लेन डिपार्चर और रोड डिपार्चर, ये दोनों वार्निंग आपको सुनने को मिलेगी। अभी जो है इसमें एक ही एंगल है या एक ही क्राइटेरिया है, और वो है कि 70-72 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जब कार जाती है तब ये ज़्यादा काम आता है, या तभी एक्टिवेट होता है। और इनकेस आप बार बार लेन लेफ्ट से राइट कर रहे हैं और लेन आप चेंज कर रहे हैं, तो फिर ये फीडबैक बंद हो जाएगा, क्योंकि कार समझ जाएगा कि शायद उस वक्त आपको उसी तरह के ट्रैफिक में वैसे ही ड्राइव करना है, या फिर अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये सुधरने वाला नहीं है, तो थोड़ी देर ऑफ करके रखो ये। गाइस, एक बार फिर से अब कार को स्टार्ट किया है। अब
रोड डिपार्चर वार्निंग तो आपने देख लिया, लेन डिपार्चर वाला भी आपको दिखाता हूँ। अगेन वो किस स्पीड में एक्टिवेट होगा, अभी नहीं, अब शायद लेन डिपार्चर असिस्ट आपको काम करता दिखाई दे। ये देखिए, यहाँ पर मैं जानबूझ के 70 से ऊपर जब गया और जब मैंने स्टीयरिंग लेफ्ट की लेन क्रॉस करने के लिए, पहले तो ऑरेंज कलर का एक वार्निंग आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सट्रीम वार्निंग होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पर आपके स्टीयरिंग में आपको इनपुट मिलेगा कि वापस आप अपने लेन में चले जाएं। वहीं जो रोड डिपार्चर वार्निंग है वो बेसिकली हाईवे के ऊपर आप कई बार जब लोगों को नींद आ जाती है, थक जाते हैं, तो वो वार्निंग आती है कि भाई आप फोकस करके ड्राइव नहीं कर रहे हैं और हो सकता है कि कार आपकी हाईवे से या सड़क से उतर रही है। तो वो वार्निंग उस वक्त में काम आती है। और जैसे मैंने कहा कि दोनों थोड़े से ओवरलैपिंग जरूर आपको फीचर नजर आएंगे। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी कॉम्प्लेक्स एल्गो है इसका। किस हालत में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कार समझ रही है कि हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। जो कोलिजन वार्निंग एक बार शुरू में दिया, बाद में जब हम बार बार कोशिश कर रहे थे कार्तिक को डराने की, ये वार्निंग ही नहीं दे रही थी। और डर ये लग रहा है कि अगर हमें टेस्ट के नाम पे, क्योंकि मैंने सारे सेटिंग्स मैंने ऑन कर रखे हैं, डर ये लग रहा है कि अगर टेस्ट के नाम पे 1 इंच भी आगे गाड़ी गई तो फिर डबल नुकसान होगा। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, ब्रेक के ऊपर से पाँव बिल्कुल हटा देता हूँ, फिर देखी जाएगी। लगा। सो बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पर मेरे शूज टच हो रहे थे। तो गाइस, इसका एल्गो जैसे मैंने कहा काफी इंटेलिजेंट है। ये समझ रही है कि अब रियल लाइफ में हम लोग पहुंच गए। जैसे मैंने कहा कि हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे के ऊपर जा रहे हैं इसे लेकर, और वहाँ अब जो है मैंने डिस्टेंस की सेंसिटिविटी बढ़ा दी है, यानी ज़्यादा दूर के डिस्टेंस को ये कैप्चर कर रही है कार, इसका जो कैमरा है। और देखिए आप खुद ही ये ब्रेक भी लगा रही है। कार्तिक का जो अगली कार में हमें शूट कर रहे हैं, वहाँ पर डिस्टेंस अगर कम होता जा रहा है, और अगर मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ तब तो नहीं, लेकिन अगर मैं कोस्ट कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया और इस कार को लग रहा है कि आगे वाली कार की स्पीड के रिलेटिव इसकी स्पीड अभी भी ज़्यादा, यानी टकराने का डर है, तो फिर क्या कर रही है, ये खुद से ब्रेक लगा रही है। उसने ब्रेक को रिलीज भी किया, यानी समझ गया कि चलिए आगे वाली गाड़ी भी मूव कर रही है तो चिल कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये कि काफ़ी एडवांस ये मुझे एल्गो लग रहा है। गाइस, ये ADAS का जो लॉजिक मुझे और जो बिहेवियर लगा मुझे काफ़ी कंसिस्टेंट और कॉम्प्लेक्स तो था, लेकिन रीअश्योरिंग ज़रूर लगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मुझे ये डर नहीं लगा कि अचानक से ब्रेक लग गया, पीछे से गाड़ी ने आके ठोक दिया, या फिर मैं अपनी ड्राइविंग में ज़्यादा इंट्रूसिव महसूस कर रहा था लेन की परसिस्ट या रोड डिपार्चर वार्निंग की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा फीडबैक है, लेकिन सुविधा आपके पास ये भी है कि यू कैन स्विच देम ऑफ। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो मुझे इसका हाइब्रिड सिस्टम भी अच्छा लगा। ADAS अगेन वेरी यूजफुल, वेरी फंक्शनल। थोड़ी प्राइसिंग के मामले में अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गुंजाइश तो बाकी है, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। हेलो टाइम्स ड्राइव फैमिली, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और बगल में है आज मेरे मारुति सुजुकी की नई अर्टिगा फेसलिफ्ट। कुछ कॉस्मेटिक बदलाव इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर में इस नेक्स्ट जेन अर्टिगा में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इंजन में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर में हुए चेंजेस से। फ्रंट में जो है मेजर बदलाव है, इसके ये ग्रिल में पैटर्न नया दिया गया है, नया ग्रिल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्रोम के एलिमेंट्स। उसके अलावा फ्रंट में कोई और चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हेडलैम्प्स जो हैं वो सेम है, एंड बम्पर का डिज़ाइन भी है वो पहले वाली अर्टिगा जैसा ही है, और कोई बदलाव फ्रंट में देखने को नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो चेंज है वो है इसके अलॉय व्हील्स। रियर प्रोफाइल पर आएँ तो यहाँ पर जो एक छोटा सा बदलाव है वो है ये क्रोम का एलिमेंट यहाँ पर अब दिया गया है, जो पुराने वाली अर्टिगा में आई थिंक यहाँ पर नीचे की तरफ था, बट यहाँ पर अब इसमें इधर दिया गया है।
तो इस नेक्स्ट जेन अर्टिगा की पहली कतार में बैठा हूँ, गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। जो चेंज यहाँ पर है वो है इसका ये नया स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो, जो कि XL6 में भी मारुति ने अब दिया है, तो यहाँ पर वो देखने को इस नेक्स्ट जेन अर्टिगा में मिलता है। एंड फीचर्स बेसिक वही कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाले फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। फोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। सेंटर में यहाँ पर कप होल्डर्स हैं एंड ये कूल्ड हैं। स्टीयरिंग पर आए, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम कंट्रोल के बटन्स हैं, आगे पीछे करने के, एंड मोड स्विच करने का बटन यहाँ पे दिया गया है। एंड आई थिंक क्रूज कंट्रोल, इसका जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है जो कि अब 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, वहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, जो टैकोमीटर है एंड स्पीडोमीटर है, एनालॉग है। एंड सेंटर में छोटा सा स्क्रीन दिया गया है, कलर स्क्रीन है। राइट साइड में इसके एक स्विच दिया गया है जिससे आप पेट्रोल से CNG या CNG से पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो दूसरी कतार की बात करें तो यहाँ पर स्पेस का मामला मुझे अच्छा खासा लग रहा है एंड लेग रूम भी अच्छा है, लेग स्प्रेड करने की जगह है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, हेड रूम मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा है। यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं 4, हालांकि ये जो फ्रंट का AC है उसी का एयर ये सक करता है एंड यहाँ पे ये ब्लो करता है, तो अलग से यहाँ पे एयर कंडीशन नहीं है। XL6 में भी ऐसे ही है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो वहाँ पर थर्ड रो के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट ओवरऑल इसका कूलिंग अच्छा खासा है। फर्स्ट और सेकेंड रो में अच्छा कूलिंग देखने को मिलता है। चलते हैं इस अर्टिगा की तीसरी कतार में। स्पेस कैसा है बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर एक्सेस दोनों साइड से दिया गया है थर्ड रो के लिए। इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे। सो स्पेस की बात करूं, ठीक ठाक स्पेस है, बहुत ज़्यादा टाइट वाला मामला नहीं है। लेग रूम बहुत ही एग्जैक्ट है मैं कहूँगा। ऑब्वियसली थर्ड रो में थाई सपोर्ट आप बेटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वैसा ही मामला यहाँ पर भी है। हेड रूम ठीक ठाक है, मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" मेरी हाइट है, बट पीछे मेरा यहाँ पे सर थोड़ा लग रहा है, तो मुझे लगता है हल्की सी भी हाइट 5'10" के भी जो लोग होंगे तो वहाँ पर उनको हेडरूम की इस कतार में दिक्कत हो सकती है। एंड कंफर्टेबली ऑब्वियसली आप लंबी जर्नीज पर इस थर्ड रो में नहीं बैठ कर जा सकते। घंटे 2 घंटे या मैक्स 3 घंटे की अगर जर्नी करनी है तो वहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अगर दिक्कत नहीं होगी। सीट्स भी कंफर्टेबल फील हो रही हैं। कप होल्डर्स दोनों साइड दिए गए हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट एक यहाँ पर भी रियर में थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा जो CNG वेरिएंट हमारे साथ है। परफॉर्मेंस के मामले में ये कैसा है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का ड्यूल VVT इंजन स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। जो नॉर्मल पेट्रोल कार है उसमें पावर जनरेट होता है 102 bhp और टॉर्क है मैक्स 137 न्यूटन मीटर्स का। और ये जो CNG वेरिएंट आज मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, इसका पावर जो है वो है अराउंड 99 bhp का पेट्रोल मोड में, और CNG मोड में इसका पावर है अराउंड 86.5 bhp का। टॉर्क जनरेट होता है 136 न्यूटन मीटर का पेट्रोल मोड में और 121.5 न्यूटन मीटर्स का CNG मोड में टॉर्क जनरेट होता है इसका। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो एक जो इम्प्रूवमेंट पहले के मुकाबले अब इस वाले अर्टिगा में देखने को मिल रहा है। जब पेट्रोल से CNG मोड में आप स्विच करते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, 19-20 का अंतर है जो शायद आपको ड्राइव के दौरान महसूस भी ना हो। नंबर्स में थोड़ा बहुत फर्क है, बट ओवरऑल ड्राइव के हिसाब से मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा दोनों ही पेट्रोल और CNG मोड में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बट ओवरऑल इट डज द जॉब। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइव या हाईवे ड्राइव इस इंजन के साथ इस अर्टिगा में मुझे महसूस नहीं हुई। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री इस अर्टिगा में देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं ड्राइव और हैंडलिंग वाले पार्ट पर। तो ड्राइव के हिसाब से जैसे कि मैंने बात की, परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टीयरिंग रिस्पांस भी अच्छा है और साथ ही साथ मैं कहूँगा कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलता है। यस, बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा अभी भी इस अर्टिगा में फील होता है। अगर आप तेज़ रफ्तार में हैं, थोड़ा शार्प टर्न्स आप ले रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल अर्टिगा में देखने को मिलता है। बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, सस्पेंशन की बात हो या सीट्स की बात हो, काफ़ी अच्छा कंफर्ट इसमें देखने को मिलता है। ब्रेकिंग की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई मुझे, चाहे तेज़ रफ्तार में मैं था या धीमी रफ्तार में मैं था। जब भी ब्रेक्स जिस तरह से मुझे अप्लाई करनी थी वहाँ पर प्रॉपर ब्रेक की बाइट मुझे इस अर्टिगा में देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पर भी मैं इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड हूँ। अब अर्टिगा का जो CNG वेरिएंट है और इसको ही आज हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो यही एक वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा इस अर्टिगा में
बिकता है, लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर इसके CNG वेरिएंट को ही करते हैं। अब इसका डायरेक्ट जो कंपटीशन है वो किया की कारन से है। अब कारन हल्की सी प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन अर्टिगा से थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट ओवरऑल मुझे लगता है मारुति सुजुकी की ये अर्टिगा अभी भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। प्राइस के हिसाब से भी, फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से भी CNG वाला वेरिएंट अभी भी एक काफ़ी अच्छा पैकेज आपके लिए इस अर्टिगा में बन सकता है। तो जैसा आपसे वादा किया था, ये भी कहानी आपको ज़रूर बताएंगे कि क्यों और कहाँ हम फिलहाल घूम रहे हैं, क्या ड्राइव है ये। लेकिन आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा। अपने संदेश, अपनी राय, अपने कन्फ्यूजन, सवाल सभी आप भेज सकते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। और जो लेटेस्ट खबरें हैं गाड़ियों की दुनिया से, उसके लिए timesdrive.in तो है ही। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली।